आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे शॉर्ट फॉर्म में आप ES भी कहते हो, एजुकेशन एंड सोसाइटी इसका पूरा नाम है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आपका एजुकेशन एंड सोसाइटी है सब्जेक्ट और इसके 5 यूनिट हैं, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट ये भी हैं। तो यहाँ पर मैं 5 यूनिट से कंबाइन मतलब 5 यूनिट को निचोड़ कर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊंगी। और हाँ, आपका कल पेपर है जैसा कि मुझे पता चला है, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाओ जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम होगी क्योंकि ये VVI वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर हर यूनिट को अलग से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। बाकी ये फाइनल रिवीजन है आपकी, तो आप यहाँ पर वो टॉपिक्स देख लीजिए जो मैं बता रही हूँ और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कहीं ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो ये बहुत ही दिक्कत होगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको, एजुकेशन एंड सोसाइटी को। और जो सबसे पहला टॉपिक है आपका यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो है शिक्षा और इसकी प्रकृति। तो आपको ये पढ़ के जाना होगा कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा के अंदर आपको डेफिनेशन भी याद करना होगा, एक आध तो ज़रूर करके जाइए जो बहुत ही ईजी सी लगे आपको। आप इंटरनेट से भी डेफिनेशन ढूंढ सकते हो और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ के जाना है कि इसका नेचर कैसा है। एजुकेशन, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो आपका बुक है, उसका नाम ही एजुकेशन एंड सोसाइटी है। तो एजुकेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य को सभ्य बनाता है, विकास के लिए काम करता है, साक्षर बनाता है। बहुत सारी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। उसके साथ साथ आपको ये बताना होगा कि शिक्षा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़े शॉर्ट में बताए हैं कि जो ये शिक्षा है इसका नेचर है कि ये अनवरत प्रक्रिया है, रुकती नहीं है। ये विकास प्रक्रिया है, हमें विकास की ओर ले जाती है, सर्वांगीण विकास करती है। ये द्विध्रुवीय है, यानी कि जो शिक्षा है उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे शिक्षक हो गया और ये स्टूडेंट हो गया। और ये गतिशील है, हमेशा इसमें मूवमेंट होती रहती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, शिक्षा के नेचर को डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा और समाज में संबंध क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर किताब से या फिर आप चाहें तो वीडियो से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बता रखा है कि शिक्षा और समाज में क्या संबंध है। और आप चाहें तो खुद से भी इसमें आंसर फ्रेम कर सकते हो कि शिक्षा से ही समाज में विकास होता है, समाज की आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा में हम बदलाव लाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं और संबंधित होते हैं। ये तो हुआ आपका शिक्षा वाला फर्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो है विकेंद्रीकरण। आपने ये सुना ही होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। ये पॉलिटिकल का एक टॉपिक है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी 12th तक तो वहाँ पर आपने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। जो कि आपको पता है ये कि शक्तियों का बंटवारा होता है एक तरह से, जैसे हमारे देश में भी हो रखा है। केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार होती है, उसके बाद हमारी ग्राम पंचायत आती है। तो आपको विकेंद्रीकरण क्या होता है ये सब पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ भारत में पंचायती राज के बारे में पढ़ना है कि भारत में पंचायती राज कैसे आया। महात्मा गांधी ने इसके लिए काफ़ी काम किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि हर गाँव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, 73वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और पंचायती राज को लाया गया। तो आप पंचायती राज को पढ़ के जाए। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ग्राम सभा और भी 2 पार्ट्स हैं, वो उन सबको आप पढ़ के जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्राम पंचायत एक कार्य यानी काम पढ़ के जाना है कि गाँवों के क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है वो क्या कार्य करती है। जैसे जल निकासी, सड़क बनवाना, प्राथमिक विद्यालय बनवाना, बिजली की व्यवस्था कराना, ये सारी बातें आपको पढ़ के जाना है और वहाँ पर लिख के आना है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक आपके लिए। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद भारत में पंचायती राज, उसके काम, ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा। उसके बाद 2 टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए टॉपिक नंबर 3 है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण और शिक्षा का अधिकार। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन।
मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सली पूरे देश में एक बराबर सबको मिले। तो इसके लिए क्या किया गया था, हमारा शिक्षा का अधिकार 2009। तो आपको शिक्षा का अधिकार यानी RTE 2009 को अच्छे से पढ़ के जाना है। और उसकी विशेषताएं क्या क्या थी मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एक तो वहाँ पर 2009 की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें हमें मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की गई, अनिवार्य शिक्षा यानी सभी को जाना ही जाना है, और ये छात्र केंद्रित थी। और इसमें ट्रेनिंग पे भी बल दिया गया कि जो टीचर आते हैं उनका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग अच्छे से हो, और जो विधियां हो पढ़ाने की वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए। तो इन बातों को 2009 के RTE में बताया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टॉपिक है समावेशन। समावेशन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी फर्स्ट ईयर छोड़ो, सेकंड ईयर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। समावेशन का मतलब होता है इंक्लूजन, मतलब सभी को इंक्लूजन करना, बच्चों को विद्यालय में लेके आना, चाहे कैसा भी बच्चा हो उसका समावेशन हो विद्यालय में शिक्षा में। तो समावेशन करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, एजुकेशन किस तरीके से बच्चों को समावेश करती है विद्यालय में। तो एजुकेशन के द्वारा जागरूक बनते हैं बच्चे, अपने अधिकारों को जानते हैं और उनको अनिवार्य शिक्षा मिलती है और जीवन में विकास करने के अवसर मिलते हैं। तो इसीलिए बच्चे समावेशन कर लेते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो ये बात आपको पढ़ के जाना है, समझ के रखना है, थोड़ा अपने माइंड में सेट करके कि किस तरीके से एजुकेशन क्या करती है, इंक्लूजन में सहायता करती है। अब अगला टॉपिक देखिए पांचवा, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राष्ट्र विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट। अगर देश का विकास करना है तो उसके लिए एजुकेशन किस तरीके से रोल प्ले करती है, बेसिकली आपको ये बताना है। ये वही बात है ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो वही बात है कि अगर हम बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा नेशनल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट होता है, तो ये आपको बताना है। और इससे आप बताओगे नई तकनीकों का यूज़ होता है, नए नए आविष्कार होते हैं और देश नागरिक जागरूक बनता है, नई नई चीज़ों को खोजता है और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने के लायक बनता है, कंपटीशन कर पाता है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हो। इसके साथ साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है शिक्षा संबंधी बाधाएं, कि प्रॉब्लम कौन सी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है इतना बढ़िया बनाया हुआ है, मुफ्त शिक्षा दे रहा है, फिर भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बीच में बाधाएं डालती हैं। तो अलोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो अलोकतांत्रिक। आप देखेंगे कि अभी एजुकेशन सिस्टम में कितना करप्शन भी होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी घूस देकर एडमिशन हो रहे हैं। जिस बच्चे को आता है पढ़ने, जो कर सकता है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही, जिसको ज़रूरत नहीं उसको मिल रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो गैर लोकतांत्रिक हैं। सैद्धांतिक शिक्षा की जो हमारी शिक्षा है वो सिर्फ सैद्धांतिक है, लिटरेचर वाली है, उसको प्रैक्टिकली नहीं लाया जा रहा है, या फिर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो उसको प्रैक्टिकली नहीं ला पा रहे हैं। अरुचिकर विधियाँ अपनाई जा रही हैं, व्यवसायीकरण ना होना, कि जो बच्चे हैं वो एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उस एजुकेशन को वो अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और प्रशिक्षण समस्याएं, यानी कि जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है टीच करने के लिए, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ शिक्षा के लिए मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी 2009 की, वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, छठा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन ना होने के क्या कारण है, और फिर आपको उपाय भी बताने हैं कि आप क्या ऐसा उपाय दोगे जिससे कि बच्चे एडमिशन लें। तो क्यों ऐसा होता है कि जो हमारा प्राइमरी लेवल है वहाँ पर बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, तो एक तो काम चोरी उनको पढ़ना ही नहीं है, दूसरा शारीरिक दंड की पहले टाइम पे क्या होता है, बच्चे डरे मारे कि टीचर मारेंगे वो स्कूल छोड़ देते हैं, अपव्यय बीच में ही चले जाते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं, बीच में मन किया तो आए नहीं तो फिर छोड़ दिया। तो इससे नुकसान होता है ना पूरे साल के ही उनके सोर्सेज का। और कन्या शिक्षा को वैसे ही कि लड़कियों को तो पढ़ाना ही नहीं है पुराने टाइम की अगर हम बात करें, तो ये सारी क्या थी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हमारे प्राइमरी लेवल पर बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। और इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप उपाय बताने हैं तो इन सबको उल्टा कर दीजिए कि लोगों को जागरूक करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, रुचिकर विधियाँ अपनाई जाएंगी, बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाया जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें लिखेंगे।
अब अगला जो आप टॉपिक देखोगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी ये। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली इसकी विशेषताएं कि ये जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, इसमें क्या क्या बातें कही रही थी। तो इसमें यही बातें कही रही थी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो, महिला शिक्षा पर बल दिया जाए, पूर्व प्राथमिक यानी प्राइमरी से पहले वाला जो आंगनवाड़ी वाली शिक्षा है उस पर भी ध्यान दिया जाए, पर्याप्त धनराशि जो है वो एजुकेशन पर यूज़ की जाए, 10+2+3 की संरचना की गई जो कि अभी तक चली आ रही है। अब तो शायद जो न्यू हमारी जो पॉलिसी आ रही है एजुकेशन की उसमें ये चेंज हो जाएगा, बट एनपीई 1986 में यही वाला फॉर्मूला लाया गया था। अब 7 टॉपिक्स हो गए आपके इम्पॉर्टेंट। 8वां टॉपिक देखिए, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी। पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, ये दोनों बातें आपको पढ़नी है। तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होते हैं, जो अपनी पीढ़ी में या अपने खानदान में कह लीजिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन को पाते हैं। मान लीजिए किसी खानदान में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ एक लड़की जो आगे आई है पढ़ने के लिए, तो फिर वो होता है पहले पीढ़ी के शिक्षार्थी। तो उनको कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको घर से गाइडेंस नहीं मिल सकता, सपोर्ट नहीं मिल सकता, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं मिलेंगी। तो फिर उसको कैसे आप गाइड करोगे स्कूल में एज अ टीचर, ये आपको बताना है। फिर आएगा 9वां आपका समावेशी कक्षा, कि इंक्लूजन क्लासरूम कौन सी होती है, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो आपको बताना होगा कि समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें सभी विद्यार्थी एक साथ एक समान पढ़ते हैं, वहाँ पर रुचि और विधियाँ होती हैं, वो एक्टिव क्लासरूम होता है ना, और वहाँ पर बच्चों की भागीदारी होती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगला आप देखिए 10वां जो टॉपिक है वो है भारत में प्राथमिक शिक्षा बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि भारत के अंदर जो प्राइमरी लेवल पे हमारा एजुकेशन है उसको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तो योजना बनाई थी हमारी गवर्नमेंट ने 1977 में, शिक्षा गारंटी योजना। वैसे आप अपनी किताब वगैरह में कहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, पर मैं ये आपको कहूँगी कि आप एटलीस्ट 5 तो याद करके जाओ। तो शिक्षा गारंटी योजना कितना आसान है, 1977। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में लाया गया था, जिसमें ये था कि ब्लैक बोर्ड हो हर क्लासरूम में और हर बच्चा जो है वो पढ़े। और उसके बाद जनशाला लाई गई 1998 में। और आप देखोगे तो महिला समाख्या योजना, जिसमें महिलाओं के ऊपर बल दिया गया कि वो पढ़े, प्रशिक्षण ले, 1989 में। और मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील वाला आपको पता ही है, 1995 में। तो सरकार द्वारा और भी बहुत सारी योजनाएं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। या फिर आप केजरीवाल जी द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। तो जितना भी आपको याद आए, रिसेंट पुराना, आप इसके अंदर ले दो और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ईएस के लिए ये जो सारे मैंने 10 टॉपिक बताए हैं आपको, कम से कम ये 10 टॉपिक तो भाई मतलब पक्के करके जाना, ताकि पेपर जब आपके हाथ में आए तो ये ना लगे कि आपने कुछ ना पढ़ा हो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 5 यूनिट की अलग अलग से वीडियो देख सकते हो। बाकी आप यहाँ से पढ़ो, किताब से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, बट इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी आप छोड़कर नहीं जाओगे।